स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अल-फलाह कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी के जीवन काल पढ़ चुके हैं। जो आधुनिक हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण पार्ट जो है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका। इस चैप्टर का परिचय पढ़े थे और कुछ जाने थे कि महात्मा गांधी के का नाम क्या बोलते हैं, कब पैदा हुए, है ना। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिए थे। 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। 1888 में लंदन गए थे पढ़ने के लिए और 1891 ईस्वी में वो पढ़कर वापस आए। वकील का डिग्री हासिल किए थे। लंदन से जो वकील का डिग्री हासिल करता है उसे बैरिस्टर कहा जाता है। और 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका गए पढ़ने के लिए, वकील का डिग्री जो हासिल करके आए थे, वकालत करने गए थे दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में। 1915 में वो वापस दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए, है ना। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। ये सब बात पिछले वीडियो में कल पढ़ चुके हैं हम लोग। आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ये सब के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक है चंपारण सत्याग्रह, जो भारत में पहली बार भारत में वो शुरू किए थे। उसका पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का, ये वाला 1917 में। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में एंट्री जो होता है वो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता से होता है। लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता कह सकते हैं उसको। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट हुआ। इसके बाद 1917 वहीं लखनऊ समझौता से, लखनऊ अधिवेशन से ही राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने अनुरोध किया था, गांधी जी चंपारण चलिए और वहाँ के किसानों का जो है स्थिति देखिए, वहाँ के किसानों की समस्या को सुलझाने की कोशिश कीजिए। तो दावत वहीं मिल चुकी थी उसको, महात्मा गांधी को, लखनऊ समझौता में ही। तो आगे हम लोग विस्तार से सभी बात को समझेंगे। आज के वीडियो में क्लास का टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। महात्मा गांधी इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा ग्रहण की थी, जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं, है ना। 1893 ईस्वी में जब वे लगभग 24 वर्ष के थे, दक्षिण अफ्रीका गए। डरबन के एक व्यापारी जो भारत के ही थे, जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनके बुलावे पर वे डरबन गए। दक्षिण अफ्रीका में बहुत से भारतीय रहते थे जो कृषि श्रमिकों के रूप में गए थे। भारत के ही लोग जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसके साथ अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, इसलिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कुछ व्यापारी भी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, जिनमें मेमन मुसलमान अधिक थे। इन भारतीय व्यापारियों और कृषि श्रमिकों के साथ वहाँ के गोरे लोग अत्याचार व अन्याय करते थे। भारत के लोग जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसके साथ वहाँ के लोग क्या करते थे, अन्याय करते थे, क्योंकि भारतीय काले थे। भारत के जो काले लोग थे उनके साथ अन्याय होता था वहाँ पर। नस्लवाद के इन अत्याचारों को गांधी जी ने अनुभव किया और स्वयं भी इसके शिकार हो गए। महात्मा गांधी खुद काले थे, इसलिए उसको जो है वो इस के शिकार हो गए। रास्ते में ही उसको, है ना, महात्मा गांधी जा रहे थे, रास्ते में ही जो ट्रेन का जो
टिकट कटाए थे वो, तो उसके हिसाब से वो किसी भी डिब्बा में बैठ गए, मतलब गोरे वाले लोग जो जिस डिब्बा में थे उसमें बैठ गए। जब वहाँ बैठे तो गोरे लोग उसको निकाल दिए, यहाँ मत बैठिए, यहाँ काले लोग बैठने की जगह नहीं है। महात्मा गांधी काले थे, तो इसको वहाँ से भी है ना, जब ये बोले कि हम नहीं निकलेंगे चूँकि हमें जो है टिकट लिया हूँ, तो वहाँ के लोग डब्बा में बैठे हुए लोग हैं ना, ट्रेन के डब्बा में बैठे हुए लोग निकाल दिए। इसको वहाँ से ही मतलब अंदर से जो है बहुत दिक्कत हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहीं से वो ये बात लेकर गए थे कि हम महात्मा गांधी क्या बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में इस युद्ध को इस अन्याय को ख़त्म करेंगे। प्रिटोरिया जाते समय उन्होंने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में जबरन उतारकर अपमानित किया गया। दक्षिण अफ्रीका में कई कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा। इन सभी घटनाओं ने गांधी जी को भारतीय पर हो रहे अत्याचारों का अनुभव कराया। महात्मा गांधी रास्ते में जा रहे थे, वहीं पर अनुभव हो गया कि दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। महात्मा गांधी ने भारतीय जनता से अपील की कि वे अन्याय व अत्याचार का डटकर मुकाबला करें। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से नस्लवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद की, भारतीयों को संगठित किया, उन्हें नैतिक बल से लड़ने को प्रेरित किया। 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और एक इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला। 1906 ईस्वी में नवीन कानून सामने आया। भारतीयों को पंजीकरण करना व परीक्षा पत्र को अपने पास रखना जरूरी था। इन कानूनों की सर्वत्र निंदा की गई। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के बारे में लोग जान चुके हैं। सच्चाई के साथ किसी चीज का भी आग्रह करना, निवेदन करना, सरकार के खिलाफ सच्चाई के साथ डटे रहना सत्याग्रह है। उन पर बहुत अत्याचार किया गया, उन्हें जेल में रखा गया, परंतु उन्होंने नैतिक शक्ति नहीं छोड़ी। गांधी जी का यह सत्याग्रह तीव्र गति से भारतीयों में फैल गया। इस तरह उन्होंने नैतिक शक्ति के माध्यम से जनता में के मन में से सरकार का भय निकालकर उनसे नैतिक शस्त्र से लड़ने का जज्बा पैदा किया। 1908 में सरकार ने भारतीयों के प्रवेश रोकने व जो भारतीय पहले से हैं उन्हें निकालने के लिए नीति बनाई। पुनः गांधी जी ने संघर्ष किया। गांधी जी को जेल में डाला गया। इससे भारतीयों के काम व उनके व्यवसाय बंद हो गए। तब गांधी जी ने उनके भरण पोषण हेतु टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। इस तरह दक्षिण अफ्रीका की सरकार को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा। और नैतिक बल की विजय हुई। सरकार की को कई अपमानजनक कानूनों को समाप्त करना पड़ा। मतलब महात्मा गांधी की जीत हो गई। सरकार को बहुत सारा गलत कानून को वापस लेना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इससे बेहतर से बेहतर वीडियो अब हम बनाएंगे और क्या लाइव भी आएंगे और फेस टू फेस भी आएंगे। धीरे अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो आगे की वीडियो में नई विचारधारा में प्रेरित गांधी जी के भारत आना पड़ेंगे, है ना। शॉर्टकट में ये समझिए आप पूरा का निचोड़ जो पढ़ने का अभी जो पढ़े इसका निचोड़ कल से और आज तक का निचोड़ ये है कि महात्मा, देखिए चैप्टर का नाम महात्मा गांधी के, है ना। महात्मा गांधी चैप्टर का नाम पढ़िए, महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका। कुल मिला के भारत में जो महात्मा गांधी की क्या भूमिका है भारतीय राजनीति में, ये समझना है। तो मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं, है ना, कि महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से एंट्री, है ना, 1915 ईस्वी में होता है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। उसके बाद 1916 में, है ना, जो है कि लखनऊ समझौता में, लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी का एंट्री हुआ, है ना। और इसी लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन कहीं बोलिए,
इसी में महात्मा गांधी कांग्रेस में शामिल भी हो गए और मुस्लिम लीग जो मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही थी उसको और कांग्रेस दोनों को एक साथ किया, एकजुट किया, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि अंग्रेज जो भारत में राज कर रहा उसका मुख्य कारण है फूट डालो राज करो। जब तक मुसलमान हिंदू को एक नहीं करेंगे भारत को हम आज़ाद नहीं करा सकते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता में महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, हिंदू मुस्लिम को एक किया, है ना। चूँकि मुस्लिम लीग जो थी मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए बनी थी, तो मुसलमान की आवाज़ उठाती थी, इसलिए मुसलमान जब अलग पार्टी रहेगा हिंदू अपने आप को अलग पार्टी को वोट करेंगे, अलग को सपोर्ट करेंगे, दिक्कत हो जाएगा। दोनों एक मिल कर रहेंगे तभी ना कुछ कर सकते हैं। 1900 इसमें एक शेर है, एक हो जाएंगे तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मतलब जब हम एक हो जाएंगे तभी कुछ कर सकते हैं। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी सबसे पहले जो भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया वो चंपारण से। कहाँ से किया? चंपारण से। महात्मा गांधी को दावत जो है ये लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति बुला लिए थे, कह दिए थे कि आइए आपका स्वागत है और आप वहाँ के लोगों की स्थिति देखिए, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। चंपारण के लोग नील का खेती सरकार जबरदस्ती करने बोल रहे हैं, वहाँ के लोग नहीं करना चाह रहे, क्योंकि नील की खेती करने से किसान की जमीन बंजर हो जाती थी, मतलब खराब हो जाती थी। वहाँ के किसान नील का खेती नहीं करना चाह रहे थे और सरकार उसको ज़बरदस्ती करने बोल रही थी। तो ये तो गलत बात है। इसलिए महात्मा गांधी इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए, लोगों को एकजुट किए और अंततः क्या बोलते हैं, अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा। तो इससे चंपारण में 3 कठिया प्रणाली क्या थी, है ना, 3 कठिया प्रणाली थी। मतलब 20 कट्ठा अगर जमीन का 20 हिस्सा है तो 3 हिस्सा में नील का खेती करना पड़ेगा। नील का खेती वहाँ के लोग नहीं करना चाह रहे थे। अब सवाल आएगा चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ये एक आंदोलन है जो कि महात्मा गांधी चलाया था और इसमें चंपारण के लोग नील का खेती नहीं करना चाह रहे थे, सरकार उसको जबरदस्ती करवा रही थी। वहाँ के लोग इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि नील का खेती करने के बाद ज़मीन जो है बंजर हो जाती थी और उसमें फसल वापस कम होता था, उपज ठीक ठाक नहीं होता था। और सरकार जो है चाह रही थी कि जितने अधिक से अधिक ज़मीन में नील का खेती हो। नील से जो इंग्लैंड में डिमांड था उसका ज़्यादा मांग था, यहाँ का नील महंगा बिकता था वहाँ, इसलिए। और ये कानून लगाया था कि 3 कट्ठा ज़मीन में अगर 20 हिस्सा ज़मीन का 3 हिस्सा ज़मीन में क्या करना पड़ेगा, नील का खेती करना पड़ेगा। इस 3 कट्ठा प्रणाली को सरकार को वापस लेना पड़ा, महात्मा गांधी के आंदोलन से संभव हुआ। तो ये सब कल पढ़ चुके थे। फिर 1918 में भी देख चुके थे हम लोग। 1918 में जो है एक आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन एक था, और 2 आंदोलन था 1918 में, चंपारण और अहमदाबाद, है ना। चंपारण तो 1917 में था, 18 में अहमदाबाद और क्या बोलते हैं उसको, खेरा आंदोलन और खेरा आंदोलन, है ना। 1918 में ही क्या था, अहमदाबाद। खेरा आंदोलन क्या था कि गुजरात के खेरा जिला में हुआ था। वहाँ के किसान को फसल नहीं हुआ था, सुखाड़ पड़ गया था, जमीन में फसल नहीं हुआ, लेकिन सरकार टैक्स माफ़ नहीं कर रही थी। सरकार टैक्स ले ही रही थी, सरकार टैक्स माफ़ नहीं कर रही थी, इसलिए वहाँ के लोग टैक्स नहीं देना चाह रहे थे। महात्मा गांधी सबको मिल के आंदोलन किए और फिर सरकार को झुकना पड़ा। फिर 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, है ना। अहमदाबाद आंदोलन में क्या था बेटा, मिल मजदूरों को काम के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा था, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, इसलिए मिल मजदूर ने आंदोलन किया था। इस तरह से बहुत सारे आंदोलन हुए। तो
अंग्रेज समझ गए कि भारत में क्रांति या क्रांति है ना। महात्मा गांधी जैसे लीडर आ गए हैं, तो ये इसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो एक नियम, एक दिमाग लगाए हैं, एक नियम निकाले, रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, इसलिए नाम इसका रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कानून बनाए 1919 में ही। इसको भारतीय लोग काला कानून कहा, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत, इस कानून के तहत जो भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को सरकार बगैर कोई सबूत के, बगैर कोई दलील के, शक के बुनियाद पर जेल कर सकती थी। इसलिए सरकार ये गलत कानून बनाई थी। यहाँ के जनता एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, है ना, यहाँ के लोग नहीं मान रहे थे। तो बहुत सारे आंदोलन हुए। इसी आंदोलन, लोग इसी चीज़ को करते हुए लोगों का समूह एक पंजाब के अमृतसर जगह में, है ना, जमा हुए थे लोगों का समूह। वहाँ जनरल डायर गोली चला दिए, इसलिए उस जगह के नाम, एक बाग था वहाँ पर पंजाब के अमृतसर में, इसलिए उसका नाम पड़ गया उस बाग का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जिस जगह वो कांड हुआ था उस जगह का नाम पड़ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जलियांवाला बाग। ठीक है। इस तरह से फिर 1900 महात्मा गांधी जो है उससे बहुत दुखी हुए। फिर महात्मा गांधी, है ना, बहुत सारे आंदोलन को एक करके, है ना, एक असहयोग आंदोलन चलाए। असहयोग, इसमें 3 मुख्य पॉइंट रखा गया। एक पॉइंट हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो उसका इंसाफ होना चाहिए, वो क्यों हुआ। दूसरा, कानून की और एक कानून को वापस लिया जाए, है ना। और ये वो था कि वो जो खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन का मुद्दा रखा है इसमें। खिलाफत आंदोलन कल बता दिए थे। खिलाफत आंदोलन ये पूर्ण रूप से मुसलमानों का आंदोलन था, क्योंकि ये तुर्की के खलीफा के पद को हटा दिया था अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध जीतने की वजह से। अब प्रथम विश्व युद्ध अलग टॉपिक है। प्रथम विश्व युद्ध क्या है इसको समझेंगे। इसको जीतने की वजह से, है ना, कि 2 तरफ हुआ था, एक केंद्र शक्ति था, एक मित्र राष्ट्र था। इसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। मित्र राष्ट्र में मुख्य रूप से इंग्लैंड, अमेरिका था। केंद्र शक्ति में इटली था, जर्मनी था, है ना। क्या बोलते हैं, जो खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था, खिलाफत आंदोलन ये जो है तुर्की में, है ना, खलीफा का पद था, उसी को हटाया था। मित्र राष्ट्र यानी इंग्लैंड जीतने के बाद वहाँ के खलीफा को हटा दिया, जिसकी वजह से यहाँ भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो ये सब बहुत सारे आंदोलन को एक करके महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किए थे, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत सारे था। असहयोग आंदोलन को विस्तृत रूप से कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं कल की वीडियो में। जब तक ले बाय, थैंक यू ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।